स्वागत और अभिनंदन दोस्तों आप सभी का दृष्टि की स्पीसीज सेगमेंट के अंदर। दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों आज हम लोगों का आमना सामना होने का मुख्य कारण जो है वह यह है यूपी पीसीएस के अंदर सामान्य अध्ययन में वर्ष 2020 के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं विज्ञान क्षेत्र से, उनको सॉल्व करने के लिए हम आज काम करने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा के साथ में काम करेंगे विज्ञान विषय के अंदर, ठीक है ना। तो विज्ञान में और प्रौद्योगिकी के अंदर जो प्रश्न पूछे जाए हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न को पूछने का क्या कारण रहा होगा, वहां पे क्या ऐसी कोई घटना पहले घटित हुई जिसकी वजह से आयोग ने इस प्रश्न को रखा। इन प्रश्नों का सॉल्व करने का मुख्य उद्देश्य ये भी है दोस्तों कि भविष्य में जब आप कोई ऐसे स्टूडेंट भी जो नए तरीके से नए सिरे से तैयारी करने के बाद आगे अपीयर होने वाले एग्जाम में, तो उनको एक तरीका मिलता है कि इस प्रकार के प्रश्न जो है आगे मिलने वाले हैं और उसी के आधार पर जो है वो उन प्रश्नों को तैयार करता है और प्रश्नों को तैयार करने के साथ उसके पढ़ने की परिपाठी भी जो है वो बदलती है, ताकि इनको देख के वो अपनी रणनीति बना सके कि आगे चल करके मुझे किस प्रकार से अध्ययन करना है, ताकि ऐसा प्रश्न आया हुआ है तो ऐसा प्रश्न आने की संभावना फिर बनती है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फायर अलार्म आपने देखा होगा कि अलार्म बज जाता है जब फायर वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर जो होती हैं दोस्तों, हमें ऐसे तो पता चलता नहीं है कि किस चीज का है, तो वहां पर आपके फायर अलार्म के साथ में फोटो सेल जो है वो काम में लिया जाता है, ठीक है ना। फोटो सेल एक्चुअल में, फोटो सेल और सौर सेल जो है वो एक्चुअल में एक ही तरीके के हैं, लेकिन आयोग ने आपके किसको माना है, इस फोटो सेल को माना है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न का आंसर जो है आपका फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, फोटो सेल का, ठीक है। फोटो सेल जो है वो आपके सौर सेलों के जैसे ही होते हैं, लेकिन उनको आयोग द्वारा जो मानने का प्रक्रिया है वो इस तरह। सौर सेल जो है, अगर मैं पानी का तो खैर सबको पता है, सोलर सेल जो होते हैं दोस्तों ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के ऊपर काम करते हैं और इसकी खोज जो थी दोस्तों वो की थी आपके आइंस्टीन ने, और इस कार्य के लिए आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। तो फोटो सेल जो प्रकाश के द्वारा सेल बनाते हैं, सेम टू सेम है। और आजकल सेलेनियम के जो सेल हैं, सेलेनियम से बने हुए सेल जो होते हैं वो आपके सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं, इनकी दक्षता ज्यादा होती है। लगभग 25% तक इनकी एफिशिएंसी बढ़ा दी गई है। इस वजह से भारत जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे आ रहा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा चाइना यूज करता है उसको, और भारत जो है वो उसके मुकाबले में बहुत कम कर पा रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कितने प्रकार की ऊर्जा का समावेशन होता है। पवन ऊर्जा में कितना परसेंटेज पे काम कर रहा है भारत, और दूसरा आपके सौर ऊर्जा में कितना परसेंटेज पे काम कर रहा है ना, विश्व के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक है। दो चीजें हमारे सामने आ रही, एक तो है बहुलक और दूसरा क्या है, थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो प्लास्टिक जिनको हम बार बार गर्म करके और अपने इच्छित आकार में ढालने का काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोबारा गर्म करने पर पिघलता नहीं है और किसी दूसरे आकार में ढलता भी नहीं है। यानी एक बार अगर ढल डाला तो फिर उसका दोबारा किसी प्रकार का उपयोग नहीं लिया जा सकता। जबकि ये थर्मोप्लास्टिक जो है वो आपके कई बार पिघला करके नए नए रूप में इसको ढाला जा सकता है। यहां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इसका मतलब थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है उसको देखें। देखो दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि बार बार इसको पिघलाया जा सकता है और बार बार इसको काम में लिया जा सकता है। ये थर्मोसेटिंग की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। यहां पर है टेफ्लॉन। पहला टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोइथेन का बहुलक होता है, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो थर्मोप्लास्टिक की होती है। एक थर्मोप्लास्टिक है,
ठीक है ना। ये कैसा है, थर्मोप्लास्टिक। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर, ना चिपकने वाले बर्तनों के अंदर काम में लिया जाता है। ना चिपकने वाले बर्तनों में इसको काम में लिया जाता है। नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिकिंग कुकिंग वेयर के अंदर इसको काम में लिया जाता है। फिर है आपका पॉलीथीन। यहां पर पॉलीथीन भी जो दोस्तों इस प्रकार से आपका होमोपॉलीमर है ये आपका, और ये भी होमोपॉलीमर था। और इससे क्या बनता है आपका, अगर मैं बहुलीकरण की बात करूं तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इन दोनों के लिए ही इस प्रकार, जैसे मान लो CF2 CF2, ये अपने किसके लिए था, टेफ्लॉन के लिए, टेट्राफ्लोरोइथेन। अगर ये XN संख्या में है तो बहुलीकरण की क्रिया के बाद में आपका CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, एक बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, जो ओपन हो गया है, और ये N हो जाएंगे। ये आपका टेफ्लॉन है। और ये टेफ्लॉन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग, और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस बार भी पूछा, अनेक बार पूछा गया है। उसी प्रकार से आपकी मेथेन है CH2, ये क्या है आपकी एथीन, और इसके असंख्य आपके छोटे एकलक हैं जो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपकी पॉलीथीन हो गई, जिसको हम कैरी बैग के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉलीएथीन जो आपका है, और अक्सर ये जो है आपके ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बहुलीकरण की क्रिया को देखा जाता है, उसी के अंदर ये पाई जाती है ना। तो ये हमारे पास में था। पॉलीस्टायरिन, अच्छा ये आपका थर्मोप्लास्टिक है, ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीस्टायरिन जो है ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि इसका उपयोग भी जो है कई प्रकार के पाइप बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नियोप्रीन जो है दोस्तों ये है आपकी रबड़, ये संश्लेषित रबड़ है। और संश्लेषित रबड़ इसलिए है क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पे जो आइसोप्रीन होता है वो आपकी प्राकृतिक रबड़ के साथ काम करती है, और ये जो क्लोरोप्रीन जो संश्लेषित रबड़ सिंथेटिक रबड़ है उसका एक प्रकार जो है वो आपका नियोप्रीन है। तो नियोप्रीन यहां पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या नहीं है दोस्तों, ये क्या नहीं, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया आपका, नियोप्रीन हो गया, संश्लेषित प्लास्टिक है, ये संश्लेषित प्लास्टिक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। ऐसे खतरनाक प्रश्न जो है ना वो बहुत बार आते हैं, ऐसे खतरनाक प्रश्न बहुत बार आते हैं आपके। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट, ये देखो ये कूट है, इसकी सही उत्तर को चुनिए। ये कूट वाले प्रश्न जब आते हैं ना तो विद्यार्थियों के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि इतने कूट है नीचे कि हमारा जो मामला है ना आपस में उलझा हुआ सा रहता है। कोई बात नहीं, आप तो जब ऐसा प्रश्न आए ना तो सब कुछ भूल जाओ और किसी एक को याद करो, इसमें से कौन सा आपको आता है। तो किसी और को नहीं देखते हुए केवल एक को देखे, चांदी, और इधर देखते हैं विद्युत का अच्छा सुचालक है। इसका मतलब यह है कि विद्युत का अच्छा सुचालक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो चांदी होती है। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, चांदी है। तो इसका चांदी के साथ हमारा काम बैठ गया है। क्या चांदी हमारी पूरी चांदी करवा सकती है, तो देख लेते हैं। यहां पर सी का 1 है, तो सी के 1 में 2 फंस गए हैं, तो 2 फंस गए तो चांदी ने हमारी चांदी करवाई नहीं यहाँ पे, तो हमें एक और काम करना पड़ेगा आगे चल करके, वरना चांदी अगर चांदी करवा देती है हमारी तो यही प्रश्न का ऑफ हो जाता। लेकिन इसने क्या कर दिया है, थोड़ी सी कुटिलता कर दी, यानी एक से काम पार नहीं पड़ेगा, कुछ और आपको आना चाहिए। देख लेते हैं। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऐसी हम सोडियम धातु के साथ में काम करते हैं, है ना। जो सोडियम धातु जिसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, इस सोडियम जो है ये चाकू से काटी जा सकती है, सॉफ्ट धातु है आपकी। ये समझ में आ रहा है।
ए जो है वो आपका 4 बन रहा है। तो ए का 4 कहां पर दिखाई दे रहा है आपका? ए का 4 यहां पर ये दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 4 हैं, लेकिन यहां पर भी देखें तो हमारा एक यहां पर भी आंसर सही है। तो हमने इसमें तालमेल बैठा लिया है कि इसका ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन सी है। और वैसे भी पता है आपको दोस्तों कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को पकड़ में लेते पहले, तब भी काम चल जाता। और ऊष्मा का कुचालक कौन है? वो है आपकी सीसा यानी कि लेड, है ना। लेड का प्रयोग हम अपने सेल के अंदर, जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनके अंदर काम में लिया जाता है, ठीक है। लेड की प्लेटें सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर रखी जाती है। तो यहां से इसको मटाते हुए आंसर कौन सा बन रहा है आपका? सी बन रहा है। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। फिर वैसे की वैसे सूची आ गई, तो फिर वही ज्ञान को झोंक लेना पड़ेगा अपने को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से इसको सही करिए। सूची 1 हमें यह बता रही है कि आपके पास में कुछ पदार्थ है, और सूची 2 बता रही है कि उसके अनुप्रयोग क्या है, उनसे क्या काम लिए जा सकते हैं। 2 सूचियां हमारे पास में है। अब ध्यान दीजिए, पहला इसमें से आपने को क्या पता है, क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर आपको समझ में आ जाए? 2 चीजें समझ में आती है हमें। एक, यहां पर हमने कृत्रिम वर्षा को हमने नाम सुना हुआ, बाकी सबको छोड़िए, कृत्रिम वर्षा को हमने नाम में सुना हुआ है। सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसको हमने सुना हुआ है। तो वो किसके साथ होती है? वो सिल्वर आयोडाइड के साथ में होती है, इतना अपने को पता है, सिल्वर आयोडाइड के साथ में। क्योंकि ये एक साथ तो सारे हो नहीं सकते, धीरे धीरे 2-2 4-4 5-5 आप जब बुक में से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये काफी दिनों में 1-2 तो आपको समझ में आ जाएंगे, बाकी हम इसको देख के निकाल लेंगे। तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो आपका कृत्रिम वर्षा के लिए काम कर रही है। क्या इससे हमारा काम बन जाएगा? सी के लिए 1 है, ये सी के लिए 1-1 2 जगह आगे फिर से, इसका मतलब है यहां काम नहीं बैठेगा। फिर हमारे पास में एक शाही के लिए हम काम करते हैं या नीले थोथे के लिए काम करते हैं, तो वो नीला थोथा जो है वो आपका एक कवकनाशी होता है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट के अंदर काम में लेते हैं उसको नीला थोथा, तो वो आपका कवकनाशी है। तो कवकनाशी के लिए साथ में करेंगे कि ए का 2, ए का 2, ये तो सारे के सारे 2 हो गए। समस्या तो हमारी अभी भी वैसी की वैसी बरकरार है। तो फिर क्या करें, 1 का 2 यहां पर आ रहा है, और ये हमारा पहले से, अच्छा इनमें से भी हमें पता नहीं, इनमें से हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये दोनों और ये दोनों तो एक जैसे हो गए, तो दूसरे पे भी हमारा काम बैठ नहीं रहा है। फिर हमने देखना है कि आपकी यूसिन जो है ये लाल शाही का निर्माण करती है। तो बी का 3 कहां पर है? बी का 3 है यहां पर। यूसिन जो है लाल शाही का, किरमची बोलते हैं इसको। और जिंक फास्फेट जो है दोस्तों ये कृंतकनाशी, कृंतकनाशी का मतलब होता है चूहे जितने भी होते हैं, चूहा है, गिलहरी है, या आपके रोडेंट्स जितने भी हैं, सारे के सारे कृंतक बोलते हैं रोडेंट्स को। जिनके दांत बहुत तीखे होते हैं काटने वाले, तो उनको कृंतक बोलते हैं। तो कृंतकनाशी जो है आपकी ये डी का 4, तो डी का 4 यहां पे निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? अब ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है, इसको देखना है हमें। तो इसका मतलब हम देखें, फिर टेफ्लॉन अभी अभी हमने देखा एक बहुलक है, तो ये तो कृत्रिम है। नियोप्रिन, मैंने अभी अभी आपको बताया कि नियोप्रिन सिंथेटिक रबड़ है आपकी, ये भी है। लेक्सास, जैसा कि नाम बता रहा है लेक्सास, और ऊपर क्या है? फाइब्राइन। ये 2 नाम हमारे लिए से उत्पन्न कर रहे हैं। ये फाइब्राइन जो नाम हिंदी में लिखा है, इसको आपको इंग्लिश में देखना चाहिए, तो फाइब्रिन निकल के आता है, फाइब्रिन। और फाइब्रिन जो होती है दोस्तों, ये एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, और जब रक्त का थक्का बनता है तो फाइब्रिन जो है सक्रिय भूमिका निभाती है। तो इसका मतलब लेक्सास भी एक कृत्रिम है, कृत्रिम पदार्थ है, लेकिन जो फाइब्राइन है वो आपका नेचुरल है, जो हमारे ब्लड के अंदर है, प्रोटीन के रूप में काम आती है। फाइब्राइन बोलते हैं इसको, फाइब्रिन, फाइब्रिन प्रोटीन है। ये समझ में आई बात? इसको और भी तरीके से, जैसे फाइबर का अगर फाइब्राइन नहीं करते फाइबर होता, तो फाइबर जो होता है वो भी आपका सिंथेटिक हो सकता है या आपका नेचुरल हो सकता है। कॉटन का सिंथेटिक नहीं है, और मान लो नायलॉन ले लिया तो वो सिंथेटिक, और कॉटन का ले लिया तो वो क्या है आपका प्राकृतिक रूप से काम कर रहा है। तो यहां पर फाइब्रिन जो है दोस्तों वो सही आंसर है।
ये एक कृत्रिम पदार्थ नहीं, बाकी सबके सबके क्या है, कृत्रिम पदार्थ हैं। ये नहीं है 5 रैंक। निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है, यानी लौह धातु विद्यमान होती है? सबसे पहले हमारे पास में क्लोरोफिल आता है। लौह विद्यमान होता है, पहली बात है लौह विद्यमान होता है। यहां पर अगर अपने को कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो भी मैं आपको प्रश्न को सरल करने के तरीका बताता हूं। हमें इसमें से ना तो क्लोरोफिल का पता है, ना कोलेजन का, ना केराटिन का, ना ही मायोग्लोबिन का। तो लोहा जो है वो कहां पाया जाएगा? वो पाया जाता है रक्त के अंदर। रक्त में क्या पाया जाता है भाई? लौह धातु पाई जाती है फेरस के रूप में रक्त में। और ये फेरस जो है वो हीमोग्लोबिन की सेंट्रल धातु है, यानी हम जानते हैं इस चीज को। तो पीछे क्या लगा है? ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन। तो यहां पर भी पीछे क्या लगा है? ग्लोबिन। तो इसका मतलब ये इसके लोहे के साथ जुड़ा हुआ किसी प्रकार का कोई कंटेंट हो सकता है। लेकिन आगे हीमो लगा है, इधर मायो लगा है। मायो का मतलब होता है मांसपेशियों के लिए, मांसपेशियां, इसको बोलते हैं मायोलॉजी। और इसी का नाम होता है सार्कोलॉजी। तो मांसपेशियों का जो लाल रंग होता है वो मायोग्लोबिन के कारण होता है, और लाल रंग जो है वो आपके इस लौह धातु के हीमोग्लोबिन से निकल करके आया। इसका मतलब ये है कि लोहा यहां पर भी मौजूद है। पीछे ग्लोबिन लगने का मतलब ये हो गया कि यहां लौह धातु मौजूद है। तो ऐसा भी दिमाग लगा करके आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। क्लोरोफिल जो है, इसके अंदर जो है आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु होती है, ठीक है ना। और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने वाला कंटेंट होता है। कोलेजन एक प्रोटीन होती है दोस्तों, और कोलेजन जो है वो आपके इलास्टिन और कोलेजन, ये दोनों प्रकार की प्रोटीन आपकी हड्डियों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इलास्टिन तो आपकी त्वचा के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। तो इस दोनों के अंदर तो होता नहीं। केराटिन ये आपके प्रोटीन से बने हुए हैं, आपके नाखून है, बाल है, ये सब केराटिन के से बने हुए हैं। तो इसका मतलब है ब्लड में ही लोहा पाया जाता है, जिसको हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो है एक पिगमेंट है जिसके अंदर आपके हीमो प्लस ग्लोबिन, देखो ध्यान दीजिए, हीमो और ग्लोबिन ये तो होगी एक प्रोटीन जो यकृत में मिलती है, और इसका मतलब होता है लोहा। लोहा हमारे शरीर में बनता नहीं है, इसको बाहर भोजन के द्वारा लिया जाता है, इसलिए इसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? मायोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? लौह विद्यमान होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? पहली बात तो जीन क्या होता है? जब तक जीन नहीं पता चलेगा तो इसके अंदर क्या देखेंगे हम? कुछ ही नहीं देखेंगे। यह है आपका डीएनए, और बड़ा बना दें, यह है डीएनए। और डीएनए के साथ में इस प्रकार से एडेनिन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से थायामीन से, और थायामीन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है एडेनिन से। गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक ट्विस्ट के अंदर केवल और केवल 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अब इसको छोड़ते हैं, स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दी थी, और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला गया था। ये जो ध्यान दीजिए, ये ACATG या ACG, ये अपने आप में ये डीएनए के अंदर उसके विशेष न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम को, जो डीएनए के ऊपर अरेंज्ड होते हैं, कोई दानों के रूप में नहीं होते हैं, इसके अनुक्रम के अनुसार होते हैं ये। तो ये जो चीज है, जैसे ATG है, ये ट्रिपलेट है, इसी को कोडॉन कहते हैं। और यही जो है आपका दोस्तों ये जीन
की संज्ञा में आता है अगर आपका जीन किसी विशेष कोडोन किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन को निर्माण करने के लिए उसके अंदर कोडिंग है। अगर ये कोडोन किसी विशेष प्रकार की जीन किसी विशेष प्रकार की प्रोटीन की रचना करता है तो इसका मतलब उस समय वो कोडोन क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन को सर्वप्रथम जो है कारक के रूप में मेंडल ने खोजा था, जबकि इसका नाम जो था वो जोहानसन ने दिया था, और जोहानसन की वजह से इसका नामकरण क्या होता? जीन हुआ। तो विशेष क्रम जो है वो डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है ये आपको क्लास में ही बताया जा सकता है। इन क्रमों के अंदर अगर हमेशा देखिए ए किसके साथ जुड़ेगा? टी के साथ, टी किसके साथ जुड़ेगा? ए के साथ, सी किसके साथ जुड़ेगा? जी के साथ, और जी किसके साथ जुड़ेगा? सी के साथ। ऐसे अगर ये क्रम बदल जाए क्यों बदल सकता है क्रम? या तो तेज रेडिएशन आ रहा है, या किसी प्रकार की ऐसे रसायन हैं जो कि डीएनए को प्रभावित करते हैं, जो उसके सीक्वेंस में कट लगा सकते हैं। तो वहां पर सपोज करिए कि कट लगा है यहां, तो 2 ऊपर और 2 नीचे हो गए, तो तीसरा अपने ये ऊपर ले लेगा, तीसरा ये अपने नीचे वाले को ले लेगा। तो इस प्रकार से जीनों का आपका जमावड़ा डिस्टर्ब हो गया है। करीबन 25 से 30 हजार जीन जो होते हैं मनुष्य के जीनोम में पाए जाते हैं। ये जमावड़ा जो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब होने के इसी सिचुएशन को कहा जाता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। हुगो डी व्रिज ने पहली बार म्यूटेशन को खोज किया था। उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक और स्थायी रूप से हुए डीएनए में बदलाव, क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन कहलाते हैं। म्यूटेशन जो है उत्परिवर्तन के लिए काम में लिया जाता है शब्द हिंदी में, और म्यूटेशन का मुख्य काम होता है कि जैव विकास के प्रक्रिया में ये एक इंपॉर्टेंसी रखता है। जो कण है चार्ज्ड पार्टिकल्स, वो जब हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों 99% तो वापस पार्टिकल चले जाते हैं, क्योंकि मैग्नेट हमारा बना हुआ है निफे के रूप में इससे पृथ्वी के कोर में। 1% पार्टिकल्स जो चार्ज होते हैं जंतुओं और मानवों के साथ में प्लस पेड़ पौधों के साथ में टकराते हैं, रेडिएशंस आता है। उस रेडिएशंस की वजह से डीएनए के अंदर बहुत फेरबदल आते हैं, लेकिन डीएनए इतना समझदार है कि इसके अंदर प्रूफ रीडिंग सिस्टम भी है जो इसको वापस ठीक कर देता है कि क्रम गलत हो गए, ठीक कर दो। लेकिन बावजूद इसके कभी ये क्रम ठीक नहीं होता है, तो वो कंडीशन होती है आपकी म्यूटेशन की, उत्परिवर्तन की, जिसकी वजह से जीन का अनुक्रम, ये जो 1 2 3 मैंने बोला है, ये अनुक्रम बदल जाता है। इसको नीचे मान लो टी लगा हुआ था, तो क्या बन जाएगा? जी, सी और टी बन जाएगा, अनुक्रम बदल गया इसका। तो अनुक्रम के बदलने का ही आधार जो है परिवर्तन, उसे बोलते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है ना? कई स्टूडेंट्स ने तो ऐसे भी तुक्का लगाया होगा, यहां लगाया वर्तन, यहां भी लगाया वर्तन, ये ठीक है लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रतिरूपण, संयोजन और प्रजनन अलग अलग शब्द हैं, तो ये इसके साथ में बिल्कुल जुड़ नहीं रहे, लेकिन ये आपका जो है म्यूटेशन है आपका, राइट। हुगो डी व्रिज ने इसको खोजा था पहली बार, हुगो डी व्रिज 1905 के आसपास की बात थी, जब वहां पर बंगाल विभाजन हो रहा था। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? ठीक है दोस्तों, देखो अगर मैं मुंह की बात करता हूं तो मुंह के अंदर आपके पास में 2 चीजें आती हैं, लाइसोजाइम एक तो आता लाइसोजाइम और दूसरा आता आपका टाइलिन। लाइसोजाइम तो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, जबकि टाइलिन जो होता है ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो मुंह तो इसके लिए ठीक है नहीं, मुंह को तोड़ दिया जाए, मुंह को तोड़ दिया जाए। यकृत जो है यहां पर जो है मामला आपके पित्त रस बनते हैं, और पित्त रस जो होते हैं ये वसा का पाइसीकरण करते हैं, वसा का इमल्सिफिकेशन, यानी वसा की बड़ी बॉल को छोटी छोटी बोलियों में तोड़ देते हैं, जिसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि आगे चलकर डाइजेशन में फायदा करे। तो इसका मतलब यकृत भी काम नहीं आ रहा है। छोटी आंत और अमाशय, अमाशय के अंदर देखो प्रोटीन का पाचन, अमाशय के अंदर आपके कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं
ध्यान दीजिए, जो मैंने क्लास में बताता हूं वैसे भी मैं इसको अगली स्लाइड पे देखते हैं हम। अमाशय, अमाशय का जो है मामला इस प्रकार से है। यज्ञाशय, अमाशय के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों के अंदर देखिए दोस्तों, एक हिस्से में से जो है जी सेल निकलती है। जी सेल गैस्ट्रिन सेल बोलती है इसको, इससे गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है। फिर जो है यहां आगे चलते हैं तो हमारे पास में पैराइटिड, पैराइटिड जो आपकी कोशिका होती है, पैराइटिड सेल जो होती है, उसमें से आपके निकलता है आपका HCl। और HCl का मुख्य काम, हालांकि इसके पीछे का पीछे जो बताया मैंने पैराइटिड वाला, पैराइटल सेल जिसे बोलते हैं, पैराइटल सेल, पैराइटल कोशिका को ये जी सेल क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जी सेल जिसमें गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो इस पैराइटल सेल को एक्टिवेट करता है, और पैराइटल सेल क्या करती है, इस HCl का निर्माण करती है। और HCl जो है वो उस पाचन के अंदर काम करता है। और इस HCl का काम क्या होता है कि यहां पर 2 चीजें आपकी निष्क्रिय रूप में रहती हैं, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजिन। ठीक है, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजिन 2 निष्क्रिय अवस्थाओं में एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो HCl क्या करता है, इन दोनों को क्या एक्टिवेट कर देता है, प्रोरेनिन को बदलता है रेनिन में। ये दूध की प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। कौन, प्रोरेनिन, रेनिन बन जाती है। और रेनिन जो दूध की प्रोटीन को, जिसका नाम होता है केसिन, उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। HCl जब पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है तो इससे बनती है पेप्सिन, और पेप्सिन जो है भोजन में आई हुई प्रोटीन का पाचन कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाशय के अंदर HCl है, तो HCl की वजह से जो है अमाशय में प्रोटीन का पाचन होना शुरू हो गया है। तो ये आपका जो अमाशय है वो आपका स्टार्टिंग का आंसर है। ठीक है, लेकिन किस अंग से प्रारंभ होता है, होता छोटी आंत में भी है लेकिन प्रारंभ यहां से हुआ है, तो आंसर आपका यहां से आएगा। इन दोनों को यहां से हटा दीजिए। होता तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में भी है, लेकिन यहां पर अमाशय के लिए दिया गया है प्रारंभ, तो अमाशय से प्रारंभ हो जाता है, तो ये आपका ठीक है। ध्यान दीजिए, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता है। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग में निम्नलिखित कौन सा रोग हो जाता है? सबसे पहले रोग ही यही खोजा गया था चावलों के साथ, बेरी बेरी। ये सही आंसर भी है, इसको बोलते हैं विटामिन B1। तो पॉलिश किए गए चावलों के अंदर क्या नहीं पाया जाता? थायमिन, जो विटामिन B1 है, और इसकी कमी से होने वाला रोग होता है बेरी बेरी। अब बेरी बेरी में होता क्या है? पहला, हृदय का आकार बड़ा हो जाता है, आदमी बड़े दिल वाला हो जाता है, हृदय का आकार बढ़ जाता है। मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, और बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। बाकियों को भी देख लें, सूखा रोग जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुखंडी, और इसी को बोलते हैं विटामिन डी की कमी से। ये सब इसमें आपकी हड्डियां मुड़ जाती। रक्त अल्पता बहुत से अंदर होता है। रक्त अल्पता जो है विटामिन B6, विटामिन B9, इसको बोलते हैं पायरिडक्सिन, इसको बोलते हैं टेरोइल ग्लूटामिक एसिड, और ये विटामिन B12 जो है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका नाम आपको याद होना चाहिए कि ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन B12 इसका नाम है। तो
ये आपको पता होना चाहिए इसका नाम। अगर नाम नहीं पता है तो क्लास में हम जब पढ़ाएंगे दूसरे को तब इसका नाम जरूर लिया जाएगा। घेंगा रोग, इसको गॉइटर कहते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है। हमारे पीयूष ग्रंथि से शुरू होता हुआ ये काम नीचे धीरे 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 तक पहुंचता है। और ये आपके जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड जो होती है, जो पीयूष द्वारा नियंत्रित होती है, वो क्या करती है, थायरोनिन नामक सब्सटेंस को निकालती है। और अगर उस समय हमारे भोजन में आयोडीन नहीं है तो आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर क्या होता है, थायरोनिन जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गर्दन फूल जाती है, ग्लैंड फूल जाती है। इसी को घेंगा कहते हैं। इसलिए खाने के नमक में आपका क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। 1 से 2 ppm उसके अंदर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर तो बेरी बेरी है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सूखा रोग, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता का मतलब रक्त का कम हो जाना, एनीमिक हो जाना। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार होता है, मनुष्य के रक्त को जमाने के लिए जिम्मेदार होता है? अगर याद नहीं आया हो, ज्यादा नहीं कर तो साइनोकोबालेमिन कहते हैं, ध्यान रखना भी, वेरी इंपॉर्टेंट है इसको। साइनोकोबालेमिन। विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त को जमने के लिए होता है? विटामिन सी जो है दोस्तों, ये आपके नई कोशिकाओं को बनने के लिए काम में लेता है। ये कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करवाता है। ठीक है, और इस संक्रमण को नहीं होने देता। विटामिन ए जो है, सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और ए को बोलते हैं आपके, ध्यान रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। और इससे आपकी जो है, इससे बांझपन होता है। अगर मान लीजिए कमी हो जाए तो इससे इनफर्टिलिटी होता है, इससे स्टेरिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है। ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इसी को सुंदरता का विटामिन बोलते हैं, विटामिन ऑफ ब्यूटी। विटामिन, सॉरी ये ई के लिए बात कर रहा हूं सारी मैं, ये सारी बात किसके लिए कर रहा हूं मैं, ई के लिए। ये जो अभी अभी सारी बातें मैंने की, इसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, विटामिन ई है। मैंने इसको गलत देख लिया, विटामिन ई है। और यही आपके बालों के लिए सुरक्षित रखता है। इसी से, इसकी कमी से बांझपन आता है, इसी को टोकोफेरॉल कहते हैं। इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन ए जो है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। ये एक प्रकार का अल्कोहल होता है और ये हमारी आंखों की दृष्टि रंगाओं के लिए, रॉड्स के लिए काम करता है। अगर ये खराब हो जाए तो व्यक्ति जो है प्रकाश, हल्की रोशनी में नहीं देख सकता किसी को, जिससे रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ ये संक्रमण रोधी विटामिन होता है। हमारे शरीर की उपकला ऊतक को, एपिथेलियल ऊतकों को, टिश्यूओं को सुरक्षित बना के रखता है। कौन, विटामिन ए। ये सारे जो है इसका आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए। आंसर जो है आपका वो विटामिन के है। एक्चुअल में क्या होता है, मान लो खेलते खेलते चोट लग गई किसी को, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्योंकि हमारे रक्त के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है हिपेरिन। और ये हमारे रक्त को प्राकृतिक रूप से जमने नहीं देती। रक्त को जमने के लिए बहुत से कारकों का काम होता है, उसमें कैल्शियम भी एक होता है। तो विटामिन के आता है रक्त का थक्का जमने के बाद में, ये तो वहां हमारे यकृत में एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन। जो पीछे फाइब्रिन वाला क्वेश्चन आया था ना, वो यहीं पर है आपका। ये आपकी अक्रिय प्रोटीन होती है। इसको विटामिन के क्या करता है, सक्रिय करता है, इसको दबा करके। फिर प्रोथ्रोम्बिन बन जाता है थ्रोम्बिन। और ये जल में ये सक्रिय प्रोटीन है, दोनों ही प्रोटीन है। ये अक्रिय है, इसको सक्रिय कौन करता है, विटामिन के, बन जाती है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन से आगे बनती है फाइब्रिनोजन। ये पानी में घुलनशील प्रोटीन है
और इसका जस्ट आगे का हिस्सा बनता है, वो बनता है फाइब्रिन, जिसको इस एग्जाम के में भी दिया गया है। पहला दूसरा क्वेश्चन था इसका, दिखाता हूं मैं आपको। ये वाला प्रश्न था फाइब्राइन, ठीक है ना, ये यही चीज है। ये फाइब्रिनोजन से बनता फाइब्रिन, वो फाइब्राइन यही था। और ये फाइब्रिन जो है आगे चल करके धागों का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं फाइब्रिन के धागे। गाना बना था ना, ये मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे यहां आ जाते हैं, इसके अंदर फंस जाते हैं बिंबाणु, प्लेटलेट्स, और इसकी वजह से खून का थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। जब ये सूख जाता है तो पपड़ी के रूप में अलग हो जाता है, जिसको बोलते हैं खरोंठ, और इसके पीछे लाल लाल त्वचा आ जाती है, जिसको माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा नई त्वचा का निर्माण हो जाता है कोशिका विभाजन से। तो आंसर क्या होगा? विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव ब्रेन सबसे शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद प्रकार का ऑर्गन है बॉडी के अंदर। मानव मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने में उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है, इसके बिना तो ये बेचारा करेगा क्या। ये दादा है और ये उससे आगे छोटा है। यह शरीर के संतुलन के लिए भी काम करता है। बिल्कुल ठीक है भाई, कौन है? दोनों ही सही हो क्या? ये लो, दोनों सही इसका आंसर। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सुहागा तो केमिकल है, बोरक्स। शिलाजीत जो पत्थर से मिलती है, चट्टानों में मिलती है। उपरोक्त में से कोई नहीं, हम लगा नहीं सकते। तो हींग जो है वो आपकी एक दो प्रकार से, ये अंदर की जो ऊपर उथली जड़ों से भी मिलती है और तनों से भी इसको निकाला जाता है हींग। और काफी लंबे प्रोसेस के बाद भारतीय व्यंजन के अंदर इसको शामिल किया जाता है हींग। हींग जो है दोस्तों, ये एसॉफ्टेडिया एक फैला पौधा होता है, वहां से मिलती है। भूमिगत प्रकंदों से प्राप्त होता है और ऊपर उथली हुई जड़ों से प्राप्त होता है ये आपके। ठीक है ना, तो हींग जो है वो लिक्विड रूप में होता है और बाद में इसको ठोस बना दिया जाता है। ठीक है, सेफोइटिडिया इसका जो नाम होता है इंग्लिश के अंदर। नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण है आर। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है, और प्रतीप शर्करा जो होती है ये आपकी केन शर्करा के नाम से जानी जाती है, यानी कि गन्ने की शर्करा। ये भी ठीक है, सुक्रोज जो होती है वो प्रतीप शर्करा से अधिक मधुर होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? उसके अंदर पाया जाता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज जो है वो आपकी सबसे मीठी शर्करा होती है, फलों की शर्करा होती है, सुक्रोज के अंदर पाई जाती है। ये सही है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट के साथ में है। ठीक है, दूसरा है प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल ऐसा किया जाता है, इसको अगर आप पानी में उबाल लोगे तो हमें सुक्रोज मिलती है। दोनों सही है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। इसका मतलब दोनों सही तो है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और सुक्रोज जो है दोस्तों, ज्यादातर ये कई बार सुक्रोज जो है यूएस वगैरह में देखा तो चुकंदर से प्राप्त करने वाली एक विधि होती है, चुकंदर से भी प्राप्त करते हैं। तो सुक्रोज की अपेक्षा ये ज्यादा मीठी होती है, बात सही है। कई बार इसको चुकंदर से प्राप्त करते हैं, इसलिए थोड़ा सा चुकंदर वाली चीनी कम सुक्रोज जो होती है अपेक्षाकृत प्रतिशत अधिक मधुर होती है, ज्यादा मीठी होती है वो। गंगानगर में इसका कारखाना जो है राजस्थान में लगाया गया हुआ है। तो दो वक्तव्यों में से सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, सही है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज जल अपघटन से प्राप्त करते हैं, बात तो सही, लेकिन इस दोनों का कोई लेन देन नहीं है। तो दोनों सही है, लेकिन परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। दोस्तों ये सेगमेंट जो इसका 2020 वाले प्रश्न का यूपीपीएससी के लिए वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं इसी श्रृंखलाओं में अगले पेपरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।